हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम नेहा है। मैं उत्तराखंड के एक गांव में रहती हूँ। हमारे गांव में हमारे घर के पास ही हमारी किराने की दुकान है। साथ ही हमारी खेती भी है। मेरे पिताजी खेतों में काम करते हैं और मेरी माँ दुकान पर बैठती है। इस तरह से मेरे माता पिता दुकान और खेती संभालकर अपना घर चला रहे थे। लेकिन जब मैं 5वीं कक्षा में थी, तभी मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। तब मेरी माँ विधवा हो गई थी। अब घर में सिर्फ मैं और मेरी माँ ही रहते थे। मेरी थोड़ी मोटी और सांवले रंग की थी। वो उम्र में करीब 38 साल की थी। चूंकि वह मोटी थी, जब वह चलती थी तो भारी दिखती थी। मेरे पिता की मृत्यु के बाद मैं और मेरी माँ ही घर में रह रहे थे। चूंकि मैं छोटी थी, मेरी और दुकान की सारी जिम्मेदारी माँ पर आ गई थी। माँ मेरी देखभाल करती थी और साथ ही दुकान भी चलाती थी। इस वजह से माँ को हमारी खेती पर ध्यान देने का समय ही नहीं मिल पाता था। इसलिए माँ ने हमारी खेती एक व्यक्ति को बट्टे पर दे दी थी। मेरे पिता के स्वर्गवास के बाद माँ के पास मेरे लिए ज़्यादा समय नहीं था, क्योंकि या तो वह अधिकतर समय दुकान में होती थी या जब उसे समय मिलता तो वह घर का काम करती थी। इस कारण मैं अपना ज़्यादातर समय अपनी सहेलियों के साथ बिताने लगी थी। लेकिन मेरी सहेलियां गांव की रागिनी ताई, मंगला दीदी जैसी बुरी औरतों के संगत में पड़ चुकी थी। इस वजह से मैं भी अपनी सहेलियों के साथ उन बुरी औरतों की संगत में पड़ गई थी। इसका असर यह हुआ कि वह रागिनी ताई और मंगला दीदी हमें किताबें और कहानियां पढ़ने के लिए देती थी। इतना ही नहीं, वो रागिनी ताई और मंगला दीदी गांव के लड़कों के साथ हमारे सामने रहती थी। यहाँ तक कि अगर गांव की कोई महिला या लड़की किसी के साथ कुछ कर रही होती, तो वे हमें चुपचाप उसकी सारी जानकारी हमें दे देती थी। इस सब की वजह से मुझे और मेरी सहेलियों को कम उम्र में ही इन सब बातों की पूरी जानकारी हो गई थी। लेकिन चूंकि मैं और मेरी सहेलियां छोटी थी, हमें कभी भी ऐसा कुछ करने की इच्छा नहीं होती थी। मेरे पिता के निधन के करीब 2 महीने बाद आदित्य नाम का एक लड़का हमारे दुकान में काम करने आने लगा था। आदित्य लगभग 30 साल का था। हमारे घर के पीछे ही आदित्य का घर था। आदित्य रामू चाचा का बेटा था। रामू चाचा किसी बीमारी से बिस्तर पर पड़ गए थे और आदित्य की माँ भी बीमार थी, इसलिए वह बाहर कोई काम नहीं कर पाती थी। इस कारण आदित्य के घर की हालत बहुत खराब थी। उसने 8वीं कक्षा के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी थी और हमारे गांव के मोहन और सीताराम अंकल की गाय भैंसों को रोज संभालता था। बदले में वे उसे रोज चावल और ज्वार देते थे और उसके घर में सब्जी के लिए उसे बैंगन, आलू, टमाटर जैसी कोई सब्जी दे देते थे। इसी तरह से उसका घर चलता था। आदित्य बहुत मेहनती लड़का था, लेकिन आदित्य का गांव में कोई दोस्त नहीं था, क्योंकि उसे किसी से दोस्ती करना पसंद नहीं था। वो हमेशा मोहन और सीताराम अंकल के काम ही करता रहता था। मोहन और सीताराम अंकल का रोज का इतना काम करने के बावजूद कई बार वे उसे कुछ भी नहीं देते थे। ऐसे में उसे और उसके परिवार को भूखा ही रहना पड़ता था। इसलिए मेरे पिता की मृत्यु के बाद आदित्य ने मोहन और सीताराम अंकल का काम छोड़ दिया और हमारे दुकान पर काम करने लगा। मेरी माँ उसे अच्छी तनख्वाह देती थी ताकि वह घर का खर्च और अपने माता पिता के इलाज का खर्च उठा सके। माँ सुबह मेरा सारा काम निपटाकर मुझे स्कूल भेजती थी और उधर सुबह 8 बजे आदित्य हमारे घर आता था। तब वे दोनों मिलकर दुकान खोलते थे। सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक माँ और आदित्य दुकान में होते थे। उसके बाद वे दोनों दुकान बंद करके खाना खाते थे। आदित्य अपने घर खाना खाने जाता था और माँ हमारे घर में। दोपहर में दुकान में ज़्यादा भीड़ नहीं होती थी, इसलिए रोज दोपहर के बाद हमारी दुकान बंद ही रहती थी। जब दोपहर के बाद दुकान बंद रहती थी तो माँ घर के सारे काम किया करती थी। शाम के लगभग 4 बजे माँ और आदित्य फिर से दुकान खोलते थे। जब मैं शाम को करीब 4:30 बजे स्कूल से घर आती थी तो माँ आदित्य को दुकान पर छोड़कर घर आती थी, फिर मुझे चाय बिस्किट देती और फिर वापस दुकान में चली जाती। रात में 8 बजे के करीब माँ और आदित्य दुकान बंद करते थे, तब माँ घर में आती और हमारे लिए खाना बनाती थी।
फिर हम दोनों खाना खाते थे, जबकि आदित्य अपने घर जाकर खाना बनाता था और खाता था। जब से आदित्य हमारे दुकान पर काम करने लगा था, वह रोज रात को हमारे घर में सोने आता था। अगर आदित्य को दोपहर में सोना होता, तब भी वह हमारे घर में ही सोता, क्योंकि उसका घर बहुत छोटा था। आदित्य और मैं मेरे कमरे में ही सोते थे और माँ अपने कमरे में सोती थी। जब आदित्य मोहन और सीताराम अंकल के यहाँ काम करता था, तब वो उनकी गाय भैंस के तबेले में ही सोता था। जब भी दुकान के लिए सामान लाना होता, माँ और आदित्य दुकान बंद करके उत्तराखंड सिटी जाते थे। कुल मिलाकर आदित्य हमारे यहाँ काम करने और सोने ही आता था। जब मैं 8वीं कक्षा में थी, तब मेरे नाना बीमार पड़ गए थे और फिर उनकी इलाज कराया गया, लेकिन वो गुजर गए। वे मेरी माँ के पिता थे। मेरे नाना नानी की इकलौती संतान मेरी माँ ही थी, इसलिए नाना की मृत्यु के बाद नानी अपने गांव में अकेली रहने लगी थी। एक रात जब हम खाना खा रहे थे, तब माँ ने मुझसे कहा, नेहा, मैं तुम्हारी नानी को हमारे यहाँ रहने के लिए बुला रही हूँ, क्योंकि तुम्हारे नाना के जाने के बाद अब नानी अकेली रह गई हैं। अगर नानी यहाँ आएंगी तो मुझे दुकान पर ध्यान देने में आसानी होगी और नानी तुम्हारी और घर की देखभाल कर लेंगी। इससे तुम भी अपनी सहेलियों के साथ बाहर ज़्यादा समय बिताने के बजाय घर में रहोगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नानी यहाँ आएंगी तो उनका अकेलापन दूर हो जाएगा और उन्हें तुम्हारे नाना की याद नहीं जाएगी। तब मैंने कहा, अच्छा हुआ माँ, अगर नानी यहाँ रहेगी तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। अगले ही दिन मेरी नानी हमारे घर रहने आ गई। मेरी नानी 60 साल की थी। नानी भी थोड़ी मोटी और सांवले रंग की थी। वह सर्दियों के दिन थे, इसलिए माँ और आदित्य रात में दुकान थोड़ी जल्दी बंद करके घर आ जाते थे। अब घर में नानी के होने से घर के काम और खाना बनाने का जिम्मा उन्होंने संभाल लिया था, जिससे माँ को अब ज़्यादा थकान महसूस नहीं होती थी। लेकिन जब भी माँ को दोपहर या रात में समय मिलता, तो वह नानी के घर के काम में मदद करती थी। सर्दियों के दिन थे, फिर भी माँ और नानी दोनों साड़ी में ही रहती थी। चाहे कितनी भी ठंड हो, वे कभी स्वेटर नहीं पहनती थी। नानी माँ के कमरे ही सोती थी। रात को वे दोनों वैसे ही सो जाती थी। पहले से ही आदित्य हमेशा जमीन पर ही सोता था और मैं हमेशा बिस्तर पर सोती थी। उस दिन शनिवार था, सुबह के 6 बज रहे थे। अचानक मैं नींद से जाग गई। तब मैंने अपनी आंखें खोली और देखा कि मेरी नानी मेरे कमरे में आई हुई थी। उनके हाथ में झाड़ू था। वो हर रोज की तरह उठकर सफाई करने के लिए मेरे कमरे में आती थी। जब नानी यहाँ नहीं रहती थी, तो माँ ही रोज सुबह हम दोनों को उठाकर मेरे कमरे की सफाई करती थी। लेकिन अब रोज नानी मेरे कमरे में आकर हमें दोनों को नींद से उठाती थी और कमरे में झाड़ू लगाती थी। लेकिन उस समय वह हर चीज को एक अलग ही नज़र से टकटकी लगाए देखती थी। मैंने ध्यान से देखा तो मुझे समझ आया कि नानी कमरे के हर तरफ देख रही थी। नानी को ये पता नहीं था कि मैं उसे देख रही हूँ, क्योंकि वह देखने में इतनी मग्न थी, जैसे वह उसमें खो गई हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि नानी इस तरह पागलों की तरह क्यों देख रही है। कुछ समय तक उसे देखने के बाद नानी मेरे कमरे से बाहर चली गई। तभी मैं बहुत हंस पड़ी। फिर मैं उठी और आदित्य को उठाए। वह अंगड़ाई लेते हुए उठा कर तब उसे एहसास हुआ और वह अपने घर चला गया। मैं भी पूरी तरह से फ्रेश होकर नाश्ता करने के लिए किचन में गई। हम तीनों नाश्ता कर रहे थे, तभी आदित्य घर में आ गया। फिर मेरी माँ ने उसे नाश्ता दिया। अब वो भी हमारे साथ किचन में बैठकर नाश्ता करने लगा था। उस वक्त मैं खासकर नानी को ही देख रही थी। आदित्य का किसी पर ध्यान नहीं था, वह बस अपना नाश्ता कर रहा था। लेकिन उस समय मेरी नानी बार बार उसे देख रही थी। नाश्ता खत्म करने के बाद माँ और आदित्य दुकान खोलने चले गए। मैं किचन में नानी के साथ ही थी। मैं उसे देख रही थी। उसका किसी चीज में ध्यान नहीं था, उसका मन कहीं और ही अटका हुआ था। अब नानी बार बार खिड़की के पास जाकर आदित्य को दुकान पर काम करते हुए देख रही थी। मुझे पता था कि दादी बार बार खिड़की के पास जाकर आदित्य को क्यों देख रही है, क्योंकि पहले से ही मैंने इस पर नज़र रखी हुई थी। क्योंकि मुझे अच्छी तरह मालूम था कि वो उसे किसी तरह अपनी ओर खींचने की कोशिश जरूर करेगी।
दोपहर के 12 बज रहे थे जब आदित्य हमारे घर में आया और आराम करने के लिए हमारे कमरे की ओर जाने लगा। तभी नानी ने उसे रोका और वह इसके साथ कमरे में गई, लेकिन उसने कमरे का दरवाजा बंद नहीं किया। नानी ने दरवाजा खुला ही रखा था। वो कमरे में अपना काम करके भी 10 मिनट तक वहीं बैठी रही। तभी अचानक माँ ने आदित्य को दुकान से पुकारा। तब वे दोनों अचानक होश में आ गए। फिर नानी उठ खड़ी हुई और आदित्य की तरफ देखकर मुस्कुराती हुई कमरे से बाहर निकल गई। फिर आदित्य दुकान में चला गया, क्योंकि त्योहार का समय था तो दुकान पूरे दिन चलाना था। फिर लगभग 1.5 घंटे बाद जब वह दुकान से बाहर आया और पानी पीने के लिए किचन में चला गया, उस समय नानी किचन में खाना बना रही थी। मैं भी किचन में ही बैठी थी। आदित्य के किचन में आते ही नानी उसे देखने लगी और वह भी नानी को ही देख रहा था। फिर आदित्य ने नानी से पानी मांगा तो उसने तांबे का मिट्टी के लोटे में पानी भरकर उसे दिया। वह पानी पीते हुए नानी को ही देख रहा था। जब उसका पानी पीना खत्म हो गया तो नानी लोटा लेने उसके पास गई। आज दुकान में काम में मन नहीं लग रहा है क्या? लोटा लेते हुए नानी हंसकर बोली। हाँ, आज दुकान में ध्यान नहीं लग रहा है, आदित्य हंसते हुए बोला। आदित्य के इतना कहते ही नानी भी हंसने लगी। फिर आदित्य भी हंसते हंसते दुकान में चला गया और आदित्य थोड़ी थोड़ी देर में किसी न किसी बहाने से घर में आता जाता रहा। फिर वे दोनों एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराते। रात को हमेशा की तरह माँ और आदित्य ने हमारा दुकान बंद किया। फिर आदित्य अपने घर खाना खाने चला गया और माँ घर में आ गई। जब आदित्य खाना खाकर हमारे घर आया तो नानी भी किचन से बाहर आई। फिर वे दोनों एक दूसरे को देखने लगे। उसी समय मेरी माँ अपने कमरे में सोने के लिए बिस्तर लगा रही थी। अब आदित्य नानी की तरफ देखते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ने लगा था। तभी नानी ने उसे रोक लिया और वो उसके साथ ही कमरे में चली गई। और फिर वो उसी तरह बैठ गई जैसे सुबह वो उसके सामने बैठी थी। और जब नानी का काम हो गया तभी मेरी माँ ने अपने कमरे में बिस्तर बिछाने के बाद नानी को सोने के लिए बुलाने लगी। तभी नानी अचानक उठ खड़ी हुई और कमरे से बाहर आ गई। फिर आदित्य बाथरूम में चला गया। फिर मैं अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेटी और सोने का नाटक करने लगी, क्योंकि मुझे पता था कि जब मैं और मेरी माँ सो जाएंगे तब कुछ ना कुछ जरूर होगा। आदित्य बाथरूम से बाहर आकर मेरे कमरे में आया और अपना बिस्तर बिछाकर लेट गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वह जाग ही रहा था। रात के ठीक 11 बज रहे थे। तभी मुझे बाथरूम जाने की जरूरत महसूस हुई तो मैं उठकर बैठ गई और आदित्य की तरफ देखी। जैसे ही आदित्य ने मुझे देखा उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। तब मुझे हंसी आने लगी, पर मैंने अपनी हंसी को मुश्किल से काबू किया। फिर मैं बाथरूम गई और वहां से वापस आने के बाद सोची क्यों न माँ के कमरे में जाकर देखूं कि नानी अभी जाग रही है या नहीं। फिर मैं धीरे धीरे बिना कोई आवाज किए माँ के कमरे के पास पहुंची। कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला था। मैं दरवाजे के पीछे छुपकर कमरे में झांकने लगी। मेरी माँ धीरे धीरे कुछ कर रही थी। अब मेरा ध्यान नानी की तरफ गया। नानी की आंखें बंद थी, जिससे मुझे समझ नहीं आया कि वो सच में सो रही थी या सोने का नाटक कर रही थी। फिर मैं वापस अपने कमरे में आ गई और जैसे ही आदित्य ने मुझे देखा उसने फिर से जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लिया। फिर मैं अपनी जगह पर लेट गई और फिर से अपनी जगह पर लेट गई और फिर से सोने का नाटक करने लगी। अब रात के करीब 11:30 बज चुके थे। तब आदित्य धीरे धीरे उठकर खड़ा हो गया और मेरी तरफ देखने लगा। जब उसे यकीन हो गया कि मैं गहरी नींद में हूं तो वह धीरे धीरे बिना कोई आवाज किए कमरे से बाहर चला गया। इसके जाने के बाद मैं भी उठी और बिना कोई आवाज किए उसके पीछे पीछे चलने लगी। फिर वह मेरी माँ के कमरे में चला गया। मैं भी दरवाजे के पास जाकर छुप गई और कमरे में झांकने लगी। तब नानी मेरी माँ की तरफ मुंह करके सो रही थी। नानी की पीठ आदित्य की तरफ थी और चेहरा माँ की तरफ। आदित्य के आने पर नानी बोली, आखिर तुम आ ही गए। मुझे नहीं पता तुम्हें कैसा लगा, पर मुझे सब पता है तुम और मेरी बेटी। मुझे अब तक तुम लोगों के बारे में कुछ भी नहीं पता चला।
अभी किसी को शक भी नहीं हुआ क्योंकि तुम दोनों बहुत संभल कर चलते हो। तब औचित्य ने एक लंबी सांस लिया और फिर कहने लग, नानी अभी लगभग 6 महीने हुए हैं। आदित्य की बातें सुनकर मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तभी नानी ने माँ की तरफ मुंह किया। माँ सो रही थी। तब नानी ने माँ से कहा, मुझे पता है कि तुम जागी हुई हो और अभी तक हमारी सारी बातें सुन चुकी हो। तब मेरी माँ नानी से बोली, माँ मैं सोई नहीं थी, मैं अभी सोने का नाटक कर रही थी। इतना सुनते ही नानी की आंखों से आंसू बहने लगे। नानी की आंखों से आंसू बहते देख मेरी माँ ने अपनी आंखें खोल दी। वह जानती थी कि अब छुपाने का कोई मतलब नहीं है। फिर माँ ने धीरे धीरे उठते हुए नानी की तरफ देखा और कहा, मैं ये सब खत्म करना चाहती हूँ। ये रिश्ता अब और नहीं चल सकता। नानी, जो अब तक चुप थी, अचानक बोली, तुम्हें पता है कि तुम्हारा फैसला कितना मुश्किल है। आदित्य ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है और अब इस उम्र में। तभी माँ ने नानी की बात को बीच में काटते हुए कहा, माँ, जो हम कर रहे हैं वो गलत है। हम समाज और अपने परिवार से धोखा कर रहे थे। अब मैं और इस झूठ में नहीं जी सकती। आदित्य, जो चुपचाप खड़ा था, उसने कहा, मैंने तुम्हारे लिए हमेशा सब कुछ किया है, लेकिन अगर अब तुम चाहती हो कि ये सब खत्म हो जाए तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। फिर माँ और आदित्य की इस बातचीत ने जैसे सब कुछ साफ कर दिया। ये रिश्ता एक गलत फहमी और लालच का परिणाम था, जो अब टूटने की कगार पर था। फिर नानी ने माँ की ओर देखते हुए कहा, अगर तुम ये निर्णय ले चुकी हो तो इसे सही ढंग से खत्म करो। कल से तुम दोनों अलग अलग रास्तों पर चलो। फिर अगले दिन आदित्य ने हमारे घर से अपना सारा सामान उठाया और हमेशा के लिए चला गया। माँ ने भी अपने भीतर की गिल्टी से छुटकारा पाने का प्रयास कर रही है। अब घर में फिर से शांति थी, पर वह शांति दर्द और पछतावे से भरी थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद।